साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, यह एक अलंकार है जिसका अर्थ है क्या साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है। वैसे इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है, क्योंकि यह वाक्य दुर्योधन के चीरहरण के समय साड़ी के न समाप्त होने पर ऐसा भ्रमित होकर लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, ये इस तरह से इस संदर्भ में कहा गया है। तो यानी एक तरीके से अगर हम नारी को ही साड़ी का पर्याय मान ले तो क्या कह रही है जिंदगी में दोस्तों। विश्व साड़ी दिवस पर आज मैं ममता तिवारी आप सबसे मुखातिब हूँ। चलिए पहले साड़ी के इतिहास को समझ लेते हैं। साड़ी का इतिहास सालों पहले सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 2600 ईसा पूर्व में स्त्रियां जो थी वो बिना सिले कपड़े पहनती थी, जिसे एक सादी कहा जाता था, यानी एक कपड़े की पट्टी। कुछ कहते हैं कि संस्कृत का शब्द जो है सत्तिका को 3 पार्ट में बांटा गया है। ये कौन कौन से 3 पार्ट हैं? पहला है अंतरिया, ये एक प्रकार का निचला वस्त्र था जो मछली के पूंछ की तरह ड्रेप जैसा दिखता था। दूसरा था उत्तरी कैसा था? ये जो है कंधे पर या सिर पर लपेटे जाने वाला पर्दा जैसा होता था। तीसरा था स्टाना पट्टा, यानी छाती पर ब्लाउज के स्थान पर एक पट्टी का उपयोग किया जाता था। इन तीनों को मिलाकर पोशाक कहा जाता था। वेदों महाभारत में इसका जिक्र है। रंगों के लिए हल्दी, नील, मजीज का उपयोग होता था। वैदिक काल 1500 से लेकर 5012 ईसा पूर्व में पुरुष और स्त्री बिना सिले कपड़े पहनते थे। यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। गांधार की कुछ प्राचीन मूर्तियां मिली थी, उन मूर्तियों में भी साड़ी को दिखाया गया है। मुगल काल में 16वीं से 19वीं शताब्दी में उस सदी में जो है जरी, ब्रोकेट, कामदानी जैसे बारीक सुनहरी ब्रोकेट का चलन शुरू हुआ और उसके ऊपर कुछ पत्थरों का भी काम किया गया, जिससे साड़ी की थोड़ी सी भव्यता बढ़ गई। अब इसके बाद भारत में धीरे धीरे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई गई और विक्टोरियन युग में साड़ी जो है काफ़ी प्रचलित हुई। यानी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पत्नियों ने, उनकी महिलाओं ने भी साड़ी का उपयोग करना शुरू किया, और लेकिन उन्होंने उसके साथ ब्लाउज या चोली का चलन भी शुरू किया। कपड़ों का भी धीरे धीरे विकास हुआ। सूती से रेशमी, रेशमी से ब्रोकेट, जॉर्जेट, शिफॉन, ऑर्गेन्जा, टिश्यू, ऑर्गेंडी, बनारसी सिल्क आदि आदि। जैसे जैसे टेक्निक बढ़ी वैसे वैसे टाई एंड डाई, बांधनी और लहरिया, ब्रोकेट, तंछुई, अजरक, हमारे मध्य प्रदेश का बाग आदि, ऐसे बंगाल की तांत की साड़ियाँ और बालू चेरी भी, ये सब साड़ियाँ जो है 4.1 से लेकर 8 मीटर तक होती थी। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र की साड़ी 9 गजी साड़ी कहलाती थी, जो 9 गज की होती थी। साड़ी परंपरा और गरिमा का प्रतीक है। बीच में थोड़ा सा साड़ी का जोर कम पड़ गया था, पर आजकल लड़कियां, युवा स्त्रियों में साड़ी का चलन बहुत है। आजकल युवा लड़कियां भिन्न भिन्न तरीके से साड़ी पहनती हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि उन लोगों को साड़ी में पहन के देखने में, और उसके साथ वो डिज़ाइनर ज्वेलरी पहनती हैं, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनती हैं और बिंदी लगाती हैं, नाक में नथनी पहनती हैं। उसके बाद धनी महिलाओं ने सोने और चांदी के धागों, जरी, चांदी आदि से बनी हुई साड़ियाँ, जिसमें माणिक, पुखराज और प्लेटिनम, हीरा ऐसे पत्थर लगा के साड़ियाँ बनवाई। और ये साड़ियाँ ख़ास तौर से राजघराने के ख़ानदान की महिलाएं बनाती थी। जैसे राजस्थान में साड़ी को लहंगा चोली की तरह पहना जाता था, उस पर शिफॉन के दुपट्टे लिए जाते थे। आपको ध्यान होगा कि आज भी जैसे वसुंधरा राजे को आप देखते हैं, सिंधिया परिवार की महिलाओं को देखते हैं, वे सब विशेष उत्सवों में शिफॉन की साड़ी पहनती है और सिर पे पल्ला रखती है। जैसे गायत्री देवी हमेशा शिफॉन पहनती थी और सिर पर पल्ला रखती थी, और उसकी छटा अलग ही देखते बनती है। ब्रिटिश काल में जो था वो मुगल काल के जो पुष्प थे, उसकी पुष्प सज्जा, जो पुष्प रूपांकन है, वो साड़ियों पे दिखाया जाने लगा। फिर उसके बाद ब्रिटिश काल में ही जो हमारी पौराणिक लोक कथाएं थी, उनकी पूरी की पूरी कथा साड़ी पर बुनी जाने लगी। बनारस में भी ये काम आज भी होता है और ये काम होने लगा। और विक्टोरियन महिलाओं ने लेस लगा के, क्रोशिया की लेस और बॉर्डर इस तरह से लगाकर साड़ियों का काम शुरू किया। ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिधान है।
ये ऐसा परिधान है जो पूरे विश्व में पहना जाता है। और आप तभी देखिए ना, हम वर्ल्ड साड़ी डे मना रहे हैं। विदेशी महिलाएं अब इसे शौक से पहनती हैं। युवा महिलाओं की सुविधा के लिए, मतलब आजकल यंग लड़कियां जो है एकदम से पूरी 6 गज साड़ी, 6 मीटर की साड़ी जो एकदम से नहीं पहन पाती, तो प्री स्टिच साड़ी, मतलब पहले से ही स्टिच की हुई साड़ी को उपयोग में लाते हैं और इसे कुछ गाउन की तरह, कुछ फ्यूजन इस तरीके से बनाया जाता है पैंट के साथ। इस तरह से जैसे साड़ी ड्रेपिंग में हम कह सकते हैं कि निवी शैली आंध्र प्रदेश में, बंगाली शैली, गुजराती शैली यानी सीधे पल्ले की साड़ी, और महाराष्ट्रियन शैली में उसको कहते हैं नावारी साड़ी, कुर्ग शैली की साड़ी जो है कर्नाटक में, पैंट स्टाइल ड्रेप, बेल्टेड साड़ी, इन्फिनिटी, बहुत सारी, मतलब इस तरह से ड्रेपिंग की काफ़ी रूप बदल गए। साड़ी ड्रेपिंग की एक अलग दुनिया बन गई है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है साड़ी ड्रेपिंग एक बिजनेस है, एक काम है जो आजकल की युवतियों को तरह तरह के स्टाइल में साड़ी पहनने का बताया था। आजकल 3 लाख से 30,000 तक वे पैसा कमा सकती हैं साड़ी ड्रेपिंग में। और इसका अभी का रीसेंट उदाहरण है, आपको मैं बताती हूँ। अंबानी परिवार में जब शादी हुई तो उसके लिए डॉली जैन नाम की महिला हैं, जो हमारे यहाँ की सबसे महंगी साड़ी ड्रेपिंग कलाकार हैं। उन्होंने 325 साड़ी ड्रेपिंग की शैली विकसित की है और सबसे तेज़ साड़ी ड्रेपिंग के लिए उन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया है। तो इस तरीके से वो इतनी तरह तरह की विधियों से साड़ियाँ पहनाती हैं। अभी तक की सबसे महंगी साड़ी का नाम विवाह पट्टू है, विवाह पट्टू, जिसे गिनीज वर्ल्ड में रिकॉर्ड में बद्ध किया गया है। इस साड़ी की कीमत लगभग 40 लाख है। इसमें भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को सोने चांदी के सुनहरे रुपहले तारों से और सारे वही डायमंड, पुखराज, माणिक, पन्ना, इन सब से सजाया गया है। एक साड़ी 8 किलोग्राम की होती है, मतलब काफ़ी भारी होती है और इसे बनाने में 12 महीने से अधिक का समय लगा था। इसे आज तक लेकिन किसी भी सेलिब्रिटी के द्वारा नहीं पहना गया है। कहा जाता है कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग में दर्शाई गई जो साड़ियाँ हैं वो रियल साड़ियाँ होती थी, वास्तविक साड़ियाँ होती थी, और जितने की उनकी पेंटिंग बिकती थी उतने की ही वो साड़ी अपनी मॉडल को पहनाते थे। जैसे कि मान के चलिए उनकी सबसे कीमती पेंटिंग जो है 38 करोड़ में बिकी, तो यानी आप समझ सकते हैं कि वो साड़ी कितनी महंगी होगी। हमारे यहाँ किस राज्य में कौन सी साड़ी पहनी जाती है या कौन सी साड़ी बनाई जाती है वो हम देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सबको पता है बनारस है, सिल्क की, बनारसी सिल्क की साड़ियाँ। लखनऊ में चिकनकारी साड़ियाँ, जो आजकल चिकनकारी सब तरीके के कपड़ों पे होता है, जॉर्जेट, शिफॉन, कॉटन, हर तरीके के कपड़े पे होता है। उसमें भी चिकनकारी के भिन्न भिन्न रूप हैं कि कौन सी चिकनकारी होती है, उसके भी मुर्की है या इस तरीके के बहुत है। तो और एक पिथौरागढ़ है उत्तर प्रदेश का, वो भी एक साड़ी का ही रूप है। तमिलनाडु में कांजीवरम साड़ी, आंध्र प्रदेश में धर्मावरम सिल्क की साड़ी, कर्नाटक में मैसूर सिल्क की साड़ी और केरल में कसावू साड़ी। पश्चिम भारत में गुजरात में पटोला, बनारसी, पोचमपल्ली साड़ियाँ, महाराष्ट्र में पैठनी, ये कीमती साड़ियों में आती हैं। वैसे तो और भी है महाराष्ट्र में, और पूर्व और उत्तर भारत में हम देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में तांत की साड़ियाँ हैं, कांथा है, बालूचेरी है, मूंगा सिल्क आती है असम के लिए, उड़ीसा में संबलपुरी इक्कत आती है, और मध्य भारत का तो क्या कहना, मध्य प्रदेश में चंदेरी, महेश्वरी, बाग, अजरक। इसके अलावा कश्मीर की कश्मीर सिल्क, पारसियों के हाथ की बनी हुई हैंडमेड जो सिल्क की, पारसियों के हाथ की बनी हुई कह रही हूँ मैं, बारीक धागे से, रेशमी धागे से बने हुए बॉर्डर की साड़ियाँ होती, पारसी साड़ी कहलाती। केरल की साड़ी जो वास्तव में कसावू साड़ी कहलाती, वो हर उत्सव में पहनी जाती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। वो साड़ी जो आपने सारी दुनिया में देखी है कि केरल के उत्सव में, ओणम में खास तौर से पहनी जाती है, वो सफ़ेद कॉटन की साड़ी होती है। अब उसको सिल्क में भी पहना जाता है, उसके साथ एक गोल्डन बॉर्डर रहता है और उसके साथ वो लोग प्रॉपर श्रृंगार करती हैं, मोगरे की वो वेणी लगाती हैं और बिंदी लगाती हैं और सुनहरे कलर के वो जेवर पहनती हैं। अब इसके बाद जो है केरल में ही एक सेट्टू मुंडी शैली, इसमें इस तरीके के शैली है जिसमें उस साड़ी को पहना जाता है।
मतलब उसमें आप साड़ी हम जैसे साड़ी पहन के बैठे हुए हैं, इस तरीके की साड़ी नहीं पहनी जाती। उसमें एक कपड़ा जो है कमर पे लपेटते हैं और दूसरा कंधे पर डालते हैं। और कलमकारी ब्लॉक प्रिंटेड सूती वस्त्र कला है जो कि आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में की जाती है। आजकल मोडाल सिल्क बहुत प्रचलन में है। दरअसल ये कैरी करने में बहुत आसान होती है, तो यंग लड़कियां जो हैं दुबले पतले दिखने के लिए शिफॉन, जॉर्जेट और मोडाल सिल्क पहनना पसंद करती हैं। ये मक्खन की तरह चिकना और चमकदार होता है और थोड़ा इसका टेक्सचर भी अलग होता है। और हमारी माताएं जो थी वो उस समय गर्मियों के समय जो है, वैसे ठंडों में उनकी सिल्क की साड़ियाँ निकलती थी और गर्मियों के समय में वो ऑर्गेन्जा, सूती और टिश्यू इस तरीके की जो हल्की फुल्की पारदर्शी साड़ियाँ होती थी वो पहनती थी। जो ऑर्गेंडी जो है वो पूर्णतः सूती होती थी, थोड़ी सी कड़क होती थी, उसमें स्टार्च भी दिया जाता था। पर उस ऑर्गेंडी साड़ी का आजकल चलन नहीं देखने को मिलता, पर ऑर्गेंडी का मुलायम रूप जो आया है उसे हम कहते हैं लिनन। लिनन जो है सन के पौधे से, सन के पौधे के जो रेशे होते हैं उनसे लिनन बनाया जाता है। लिनन बहुत महंगा है, विदेशों में इसका बहुत प्रचलन है। लिनन की शर्ट्स, लिनन की साड़ियाँ, लिनन कपड़ा जो है बहुत कीमती होता जा रहा है और इसका विदेशों में हम लोग काफ़ी विस्तार हो रहा है। अब साड़ी जो है बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए खादी भी उपयोग में लाई जाती है। लिनन खादी का तो मैंने आपको बता ही दिया, थोड़ा सा जो है वो फाइन रूप आजकल इस्तेमाल किया जाता है और कई महिलाओं ने साड़ी को बढ़ावा देने के लिए कई ग्रुप्स बना लिए हैं, जिसमें अभी हाल ही में जो है मेदांता हॉस्पिटल में उड़ान करके ग्रुप ने ग्रामीण महिलाओं बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा शो किया था। इसके अलावा यही शो जो है वॉकथॉन हुआ था, साड़ी वॉकथॉन इंदौर में भी हुआ था। साड़ी स्पीक ग्लोबल ऑनलाइन एक कंपनी है जो साड़ियों को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में काम कर रही है और इस तरह से विदेशों में हमारी साड़ियाँ काफ़ी प्रोत्साहित हो रही हैं। दक्षिण एशिया में बर्कशायर में महिलाएं एक बार साड़ी पहनकर, महीने में एक बार साड़ी पहनकर अपनी संस्कृति का और अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं। अच्छा, यूके की श्रुति बेलगावी भारत के बुनकरों की साड़ियाँ विदेशों में फेमस कर रही हैं। साड़ी स्पीक की सह संस्थापक महिमा बोस कहती हैं कि हम वो साड़ियों के लिए इकट्ठी होती हैं, वहाँ साड़ियों पे बातें करते हैं, साड़ी के क्विज होते हैं, गेम खेलते हैं और इस तरह से वो भारत की साड़ियों की गरिमा को जिंदा बनाए रखे हुए हैं। इसी तरह हमारे यहाँ जैसे तनायरा ने पूरे भारत की जितनी मतलब प्रांतों की, राज्यों की साड़ियाँ हुआ करती थी उनको एकत्र करके एक स्थान पे लाने का काम किया है, तो हम एक ही स्टोर से सारी साड़ियाँ खरीद सकते हैं। इस बारे में मैं आपको हमारे बनारस के अब्दुल हफीज़ साहब जो है बनारस की साड़ियों के बारे में क्या कहते हैं, आप उनका एक छोटा सा वीडियो देखिए, क्योंकि मैं बनारस हर बरस जाती हूँ, मैं उन्हीं के यहाँ से साड़ी लेती हूँ, तो वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो मिलिए आप अब्दुल हफीज़ साहब से। बनारस एक शहर नहीं, एक सभ्यता है। यहाँ गंगा सिर्फ बहती नहीं, समय को अपने साथ बाहर ले जाती है। इन्हीं सदियों पुराने घाटों और तंग गलियों के बीच करघों की एक आवाज़ उठती है जो पीढ़ियों से हुनर की कहानी कहती है। बनारस में साड़ी बनाना सिर्फ काम नहीं, एक साधना है। यहाँ हर धागा सब्र से चुना जाता है, हर जरी में इज्जत पिरोई जाती है और हर बूटा किसी बीते दौर की याद दिलाता है। मुगल दौर से लेकर आज तक रेशम और जरी का यह संगम बनारस की पहचान बना रहा है। यह हुनर किताबों में नहीं, हाथों में जिंदा रहा और उन्हीं हाथों से हम तक पहुंचा। हमदीज आर्ट उसी विरासत का एक विनम्र हिस्सा है। हम उन्हीं करघों से जुड़े हैं जहां हुनर पीढ़ियों से सांस लेता आया है। हमारी हर बनारसी साड़ी सिर्फ एक परिधान नहीं, बुनकर की इबादत है और बनारस की आत्मा का प्रतीक है। हमदीज आर्ट जहां हर धागा इतिहास कहता है और हर साड़ी बनारस को जीवित रखती है। तो पहनिए एक से बढ़कर एक साड़ियाँ, क्योंकि हर साड़ी सुंदर होती है और हर महिला साड़ी में सुंदर लगती है। और तो पूछते रहिए साड़ी पहनी महिलाओं से सुबह सवेरे, और क्या कह रही है जिंदगी। अल्फाज की दुनिया के दोस्तों, मैं ममता तिवारी एक कवि, लेखक, समाज सेवी, व्याख्याता, यूट्यूबर, इंस्टा पे 13-14 किताबों के साथ एक डायरी, 2 आलेखों का संग्रह लिए एक माँ, एक हमसफ़र, दोस्त, मददगार, बाहें फैलाकर अपनी दुनिया में आपका स्वागत करते रोज़ पूछती हूँ, और क्या कह रही है ज़िंदगी।